हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी कंटेस्ट ऑफ व्हाट? तो फिफ्थ जनरल इलेक्शन। ठीक है, फिफ्थ जनरल इलेक्शन का कंटेस्ट हम समझने वाले हैं, जो कब होने वाला है? 1971 में होने वाला है। अब ये जो चुनाव होने वाले हैं ना, ये बड़े मजेदार होने वाले हैं, एकदम रंगमंच की तरह। क्यों? क्योंकि अब यहां इस चुनाव तक आते आते बहुत कुछ बदल गया है। कैसे बहुत कुछ बदल गया है? तो आप जैसे देखोगे तो जो कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस थी, ठीक है, 67 में चलो वो कांग्रेस पार्टी जीत भी गई थी, रिड्यूस मेजोरिटी के साथ जीती थी, लेकिन जीत भी गई थी। लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी ही कांग्रेस नहीं रह गई, उसका नेचर ही बदल गया है। क्यों? क्योंकि स्प्लिट हो गई है ना, स्प्लिट हो गई है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज जैसे अगर आप देखोगे तो दूसरी चीज ये है कि अब यहां पे इंदिरा गांधी जो है, तो इंदिरा गांधी ने भी अपने प्लान्स, प्रोग्राम सब कुछ बदल लिए हैं। उन्होंने एक तरह से क्या है कि पूरी कलरिंग ही चेंज कर दी। उन्होंने लेफ्ट ओरिएंटेशन दे दिया है कांग्रेस को, जो क्लेम वो कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस आर की बात करें, ठीक है, कांग्रेस ओ अलग अपना प्रयास करेगी। कांग्रेस ओ को ऐसा लगता था कि कांग्रेस ओ इज दी ओरिजिनल कांग्रेस, ठीक है। ये ओ लेकिन ओरिजिनल के लिए नहीं है, ध्यान रखना, ये ऑर्गेनाइजेशनल के लिए है। और ये आर जो है, तो ये आर बाद में आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा कांग्रेस आई में, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर इंदिरा, तो और फिर वो आई से इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएगा, क्योंकि ये कांग्रेस तो हवा में उड़ जाएगी। अभी आप देखोगे 77 आते आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं इंटरेस्टिंग आपको, कि पहले उस समय पे लोग उतने लिटरेट नहीं हुआ करते थे, तो सिंबल्स के साथ बहुत खेला जाता था। अब देखो ये जो 71 का चुनाव होना था ना, इसमें सिंबल की जो पावर थी वो कांग्रेस ओ के साथ में थी। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में जिस कांग्रेस ने लीगेसी गेन करी थी ना, मतलब जिस कांग्रेस को पूरा का पूरा विरासत मिला था इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल का, तो वो उसका सिंबल क्या था? जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस का सिंबल क्या था? वो जो हमने देखा था पहले, 2 बैल वाला, ठीक है, बुलक्स वाला जो सिंबल था। अब कार्टून पे मत जाना, बस समझ लेना, ये जो सिंबल था ना, ये सिंबल कांग्रेस ओ ने ही गेन करके रखा था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ओ ने इंदिरा गांधी को बाहर निकाला था कांग्रेस से। और इंदिरा गांधी ने इस समय अपना सिंबल क्या बना लिया था पता है? तो इंदिरा गांधी ने अपना सिंबल इस समय पे एक गाय थी, ठीक है, एक गाय थी और गाय का एक बछड़ा था। तो गाय और बछड़ा जो है वो इंदिरा गांधी ने सिंबल बना लिया था अपना, ठीक। तो इस तरह से सिंबल्स के हिसाब से देखा जाए तो सिंबॉलिक पावर किसके पास थी? कांग्रेस ओ के पास थी, ठीक। और आप कांग्रेस आर की बात करोगे तो कांग्रेस आर के पास अलग पावर थी, वो क्या थी अभी डिस्कस करेंगे। और अदर्स की अगर हम बात करें तो बाकी जो बच्चे कुछ सब थे, सारी पार्टीज थी, वो सारी एक साथ आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि हम क्या पढ़ने वाले थे? कंटेस्ट। तो मतलब मैदान जो था वो तैयार हो गया 71 के इलेक्शन के लिए। अब उस मैदान में किस तरह से दंगल होता है वो आपको समझना है, किस तरह से दंगल होता है वो आपको समझना है, किसकी क्या पावर थी वो आपको समझना है, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे ना, तो पहले क्या होता था? पहले ऐसा होता था कांग्रेस बड़ी दिख रही है, बाकी छोटी नन्ही मुन्नी पार्टी थी सारी, ठीक है। तो कांग्रेस को क्या दिखता था? कांग्रेस को ऐसा दिखता था कि मैं तो अपना आपको कंसोलिडेट करके रखी हूं, और ये छोटी छोटी पार्टी एक साथ कभी बड़ी इसलिए भी नहीं बन पाती थी क्योंकि इनके वोट अपने आप बाइफरकेट हो जाते थे। अब वही चैलेंज कांग्रेस को भी फेस करना था। इंदिरा गांधी को ऐसा लग रहा था सीधा कि मेरे जो वोट होंगे वो दिखती बात है कांग्रेस ओ के पास भी जाएंगे। कांग्रेस ओ को भी लग रहा था कि अब जो कांग्रेस के नाम से वोट पड़ते थे वो कांग्रेस ओ और आर में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट पूरा चेंज हो गया था, और ये इलेक्शन बहुत कुछ डिसाइड करने वाले थे देश के लिए, ठीक है। ये इलेक्शन बहुत कुछ डिसाइड करने वाले थे। चलो आगे देखते हैं। तो द इलेक्टोरल कंटेस्ट अपीयर टू बी लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस आर। दिखता ऐसा था कि कांग्रेस आर कमजोर है, दिख रहा था ऐसा बस। क्यों? क्योंकि ओ दिग्गज नेताओं से भरी पड़ी थी, आर जो थी, मतलब जो अदर्स जो थे वो सारे इकट्ठे हो गए थे। अब देखो मैंने बताया ना, ओ इज फॉर ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल, सॉरी, ओ इज नॉट फॉर ओरिजिनल। ऐसा कुछ ओरिजिनल और डुप्लीकेट नहीं होता है, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। और आर का मतलब क्या है? यहाँ पे आर का मतलब ये है रिक्विजिशन, ठीक है। रिक्विजिशन मतलब क्या है कि ये जो कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने रिक्विजिशन की डिमांड रखी थी कि हाँ हमें फिर से मीटिंग करवाना, लेकिन नहीं मीटिंग हुई, तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने बनाई थी वो, ठीक है। तो अब क्या होता है? एवरीवन बिलीव दैट द रियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस पार्टी was under the command of कांग्रेस ओ। इसे ओल्ड कांग्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल का जो ओ है वो, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है, दिग्गज नेता जो है, वो तो सब कांग्रेस ओ में है। तो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहता था, उसके लीडर्स की जो टैक्टिक्स रहती थी, वो तो आज भी कांग्रेस ओ के पास ही है। इसीलिए ऐसा लगता था आर कर क्या लेगी, आर में तो सब न्यू भी है। इंदिरा गांधी पॉलिटिकली उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस आर जो है वो कमजोर पड़ जाएगी, ऐसा माना जाता था। फिर क्या है? और इसके आगे, मतलब इसके आगे और जैसे देखोगे, टू मेक मैटर वर्स, ठीक है, चीजों को और खराब करने के लिए कांग्रेस आर के लिए, ठीक है, क्या होता है? ऑल दी मेजर नॉन कम्युनिस्ट, देखो मेजर नॉन कम्युनिस्ट लिखा है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना,
कम्युनिस्ट पार्टी जितनी भी थी वो सब किसके साथ हो गई थी? कांग्रेस आर के साथ हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस आर का लेफ्ट की तरफ टिल्टेशन अलग ही दिख रहा था। तो 71 के इलेक्शन में कांग्रेस को एक सपोर्ट ये मिलेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है इलेक्शन के पहले से ही चिल्ला रही थी कि हम तो कांग्रेस आर के साथ है, हम इंदिरा गांधी के साथ है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज थी, नॉन कांग्रेस अपोजिशन था, नॉन कम्युनिस्ट में जैसे जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी ना वो, तो नॉन कम्युनिस्ट, नॉन कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी हो गया, जनसंघ पार्टी हो गई, तो ये सारी अपोजिशन पार्टी जो है सब मिलके क्या एक अलायंस फिर बनाती। ये बेचारे अलायंस ही बनाते रहते थे, कभी संयुक्त विधायक दल का अलायंस बना रहे हैं, कभी ग्रैंड अलायंस, कभी यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। एक और अलायंस बनाया उन्होंने 71 में, चलो ग्रैंड अलायंस बनाते हैं कि हम सब एकजुट होंगे, ठीक है, सब एकजुट होंगे और एकजुट होकर क्या करेंगे, फिर हम हराने का प्रयास करेंगे किसे? इंदिरा गांधी को, कांग्रेस ओ को, कांग्रेस आर को हराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जैसे जो ग्रैंड अलायंस बना था उसमें एसएसपी हो गया, ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल। ये भारतीय क्रांति दल किसने बनाया था? चलो होमवर्क देता हूं, बहुत मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बताई है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको ध्यान भी रहे, ठीक है। कांग्रेस के ही लीडर थे, बताइए कौन? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। तो भारतीय क्रांति दल केम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने क्या छतरी बनाई, ग्रैंड अम्ब्रेला नहीं, ग्रैंड अलायंस, ठीक है, ग्रैंड अलायंस बनाया और सबने लोगों ने तैयारी कर ली कि अब क्या है, ये जो बैटल होने वाली है, ये जो कंटेस्ट होने वाला है घमासान होगा, ठीक है, घमासान कंटेस्ट होगा। अब देखते आगे क्या है। अब देखो सबने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। अब लेकिन जो न्यू कांग्रेस थी, कांग्रेस आर को न्यू कांग्रेस भी कहा जाता है, यह ध्यान रखना। तो जो न्यू कांग्रेस थी ना, उसके पास एक एक्स फैक्टर था। एक्स फैक्टर बोलते हैं ना कि व्हाट इज द स्पेशल इन यू और व्हाट इज द स्पेशल इन दैट। तो वहां पे अगर आप देखें तो कांग्रेस आर के पास में एक एक्स फैक्टर था। क्या था वो एक्स फैक्टर? वे न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इट्स बिग अपोनेंट्स लैग्ड, ठीक है। ये दिखने में दिग्गज लग रहे हैं, बड़े बड़े सब, ग्रैंड अलायंस, कांग्रेस ओ, दिग्गज सारे के सारे दिग्गज नेता, ठीक है। तो दिखने में क्या है, बड़े बड़े अपोनेंट्स लग रहे हैं, लेकिन उनके पास एक चीज की कमी थी और वो एक चीज, वो एक एक्स फैक्टर कांग्रेस के पास था। एंड व्हाट वाज दैट? तो दैट वाज इशू, एजेंडा एंड पॉजिटिव स्लोगन। कांग्रेस के पास में एक इशू था, ठीक है, एक मुद्दा था जिसपे चुनाव लड़ा जाए। उनके पास एक एजेंडा था, मतलब एक पूरा मुद्दा था उनके पास में, उनके पास एक स्लोगन था, ठीक है। और स्लोगन शक्तिशाली होता है। एक चीज ध्यान रखना कि पॉलिटिक्स जो रहती है ना, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट रेटोरिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ग्रेजुएशन में जब पढ़ोगे ना ये सारी चीजें, तब मेरी याद आएगी आपको फिर से। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट रेटोरिक्स। क्या? कि आप किस तरह से अपना कह सकते हैं अपने आप को प्रेजेंट करते हो। मायने नहीं रखता आप क्या काम करोगे, क्या काम नहीं करोगे, ठीक है। ये बुरा है, लेकिन ये गलत है, लेकिन अब क्या करें, ऐसा है तो ऐसा ही है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट रेटोरिक्स। आपको ऐसे नारों में उलझाया जाएगा, आपको ऐसे सपने दिखाए जाएंगे, ऐसे दिन आएंगे, वैसे दिन आएंगे, और आप मतलब कुल मिला के क्या है कि आप अगर अट्रैक्ट कर पा रहे हो मासेस को, तो आप पॉलिटिकली क्या हो, सक्सेसफुल हो, ठीक है। पुराने जो स्कॉलर्स हैं, जैसे आप पुराने स्कॉलर्स को पढ़ते हो, तो उनका यही कहना था, जो रियलिस्ट थे बहुत ज्यादा, उनका यही कहना पड़ता है कि पॉलिटिक्स में ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पोटेंशियल रखते हो, ये मायने रखता है कि आप के अंदर पोटेंशियल लोगों को कितनी दिखती है, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप सही नेता हो, चाहे आप कैसे ही नेता हो, आप लोगों को, अगर आप क्या कर पा रहे हो, लोगों को परसुएट करवा पा रहे हो कि आप बहुत बढ़िया हो, ठीक है, तो आप क्या हो, आप पॉलिटिकली सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक। तो उसके लिए क्या इशू होना, एजेंडा होना, एक स्लोगन होना, एक कैंपेनिंग टीम होना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। और आज आप देख रहे हो कि अब जो पॉलिटिक्स हो रही है वो इन्हीं चीजों पर हो रही है, सोशल मीडिया पर ही पॉलिटिक्स हो जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये चीज तब उतनी हावी नहीं थी, लेकिन मायने तो रखती थी, मायने तो रखती थी। तो क्या है कि हम जैसे देखेंगे कि कांग्रेस आर के पास में, न्यू कांग्रेस के पास में क्या था, एक्स फैक्टर था। और वो क्या था? वो एक्स फैक्टर ऐसा था कि उसके जो बड़े बड़े अपोनेंट्स थे उनके पास नहीं था। वो क्या था कि कांग्रेस आर हैड एन इशू, एन एजेंडा एंड अ पॉजिटिव स्लोगन, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो उसके जो अपोनेंट्स थे, कांग्रेस ओ था, ग्रैंड अलायंस जो था, तो द ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव अ कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम। मतलब उनका कोई, हमें ये समझ में नहीं आया था कि पावर में आएंगे तो करेंगे क्या। मेन तो ये है कि ये तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि पावर में आ जाए बस, ठीक है। द अपोजिशन अलायंस हैड ओनली वन कॉमन प्रोग्राम। अपोजिशन अलायंस का एक ही कॉमन प्रोग्राम था, क्या? इंदिरा हटाओ। अपोजिशन अलायंस जो बनी थी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, तो लोगों को भी क्लियर ऐसा ही दिख रहा था, और इन लोगों का ऑब्जेक्टिव भी था, क्योंकि उनके पास में कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था कि वो पावर में आएंगे तो करेंगे क्या। उनका तो मेन ये था कि इंदिरा हटाओ, ठीक है। और इसी चीज को इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया। क्या? इंदिरा गांधी अपने चुनावी रैलियों में पता क्या कहती थी? इंदिरा गांधी अपनी चुनावी रैलियों में कहती थी, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। इस तरह से मतलब रेटोरिक्स क्रिएट किया जाता था, ठीक है, कि
जो अपोजिशन था इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी सीधे मतलब उनको ऐसे मुंह की खिला देती थी क्या कि आपका नारा सिर्फ सिंपल सा है कि इंदिरा हटाओ, आप मुझे हटाना चाहते हो और मैं कहती हूं कि मैं देश से गरीबी हटाऊंगी। तो दिखती बात है कि मासेस जो है ना वो किधर अट्रैक्ट होगी, इधर अट्रैक्ट होगी। ठीक है, शी पुट फॉरवर्ड अ पॉजिटिव प्रोग्राम कैप्चर्ड द फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ जो था उनका वो स्लोगन था, पॉजिटिव था, लोगों को सुन के अच्छा लगता था। गरीबी हटे ना हटे तब से हटा रहे हैं, तब से प्रयास कर रहे हैं, अभी तक हटी नहीं है गरीबी। बताओ 71 से 21 आ गया, कितने साल हो गए, हिसाब किताब कर लो, 50 साल से ऊपर हो गया। ठीक है, तब से हम गरीबी हटाने में लगे हुए हैं, अभी तक गरीबी नहीं हटी। बताओ। ठीक है, शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, इंपोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग्स and urban property, removal of disparity in income and opportunity and abolition of princely privileges। मतलब जो कह सकते हैं, हमने प्रिवी पर्स के बारे में पढ़ के आए पिछले वीडियो में। तो ये सारे एजेंडा थे और वो क्या थे, यहाँ खोखले थे। यहाँ क्या है, थोथा चना बाजे घना वाली कहानी थी कि मतलब था कुछ नहीं, दिखने में बड़े बड़े अपोनेंट थे, दिग्गज थे, ग्रैंड अलायंस था, लेकिन उनके पास कोई कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। मतलब जीत जाओगे तो करोगे क्या भैया, उनसे ये पूछने वाला सवाल था। लेकिन यहाँ क्लियर था कि मैं जीतूंगी तो मैं गरीबी हटाऊंगी, मेरे पास ये प्रोग्राम्स हैं। और ये एक्स फैक्टर बनता है कांग्रेस के लिए। जो कंटेस्ट की हम बात करें ना कि चुनावी मैदान जो तैयार हो रहा था, वो चुनावी मैदान इस तरह से तैयार हो रहा था 71 का। ठीक है, गरीबी हटाओ वाज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ 1971। थ्रू गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ट्राइड टू जनरेट अ सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेज्ड, स्पेशली अमंग दी लैंडलेस लेबरर्स। ठीक है, दलित्स एंड आदिवासीज, माइनॉरिटीज, विमेन एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। अब देखो ये जितने भी नाम हमने यहाँ पढ़े, तो ये वो नाम है जो कंट्री का मेजोरिटी कंस्टिट्यूट करते थे उस टाइम पीरियड में भी और आज भी, ध्यान रखो। ठीक है, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप कल को पॉलिटिकल लीडर बनोगे, पॉलिटिकल पार्टीज में जाओगे, मुझे याद रखना। ठीक है, तब क्या होगा, तब आपको एक बोलते हैं ना कि एक बहुत क्या कह सकते हैं कि बहुत प्रीशियस एडवाइस दे रहा हूं मैं कि मेजोरिटी जो है ना, मेजोरिटी सेक्शन ये है। और डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी में आप देखोगे तो मेजोरिटी प्रिवेल्स। तो मेजोरिटी को अगर आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, इन क्लासेस को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोग्राम क्या होना चाहिए, प्रो पुअर प्रोग्राम होना चाहिए। और वो प्रो पुअर प्रोग्राम कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के इस मास्टर स्ट्रोक में गरीबी हटाओ में दिख रहा था। ठीक है, इस गरीबी हटाओ के स्लोगन के साथ में उन्होंने क्या किया, ठीक है, शी ट्राइड टू जनरेट द सपोर्ट बेस अमंग दीज क्लासेस। ठीक है, इन क्लासेस के बीच में सपोर्ट बेस जनरेट किया उन्होंने, एंड दीज क्लासेस कंस्टिट्यूट द मेजोरिटी। तो मेजोरिटी तो मिल गई ना, चुनाव जीत गए आप, बधाई हो। ठीक है, द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड द प्रोग्राम्स that followed it were the part of Indira Gandhi's political strategy of building an independent nationwide political support base। तो इंदिरा गांधी ने इन सारे फ्रंट्स पे काम करते हुए अपना जो कह सकते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया, और इसी के चलते उन्होंने ये मतलब ये इंश्योर करने की कोशिश करी कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को एक नेशन वाइड सपोर्ट बेस मिले। ठीक है, तो ये हो गई पूरी चुनाव की तैयारी, चुनाव का मैदान तैयार हो गया। अब चुनाव हो जाएगा, मतलब आप तो थे नहीं, मैं भी था नहीं, चुनाव वोट तो डल गए। अब उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, आउटकम क्या निकल के आता है और उसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, मुझे पता है। मतलब ऐसा ना एग्जाम दे दिया अब रिजल्ट क्या आएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, दी आउटकम ऑफ द इलेक्शन ऑफ 1971 एंड आफ्टरवर्ड। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैग्नेट बीन्स पर इसी तरह से किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारा सब कुछ वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन वीडियो लेक्चर्स को आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो और साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हो। देखो वेबसाइट पर आपको सब कुछ अरेंज मिल जाएगा। करना क्या होगा, magnetbeans.com सर्च करना है, आपके सामने वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और सारी क्लासेस होंगी। आप जिस भी क्लास में अपनी क्लास को सेलेक्ट करो, क्लास सेलेक्ट करते से आपके सामने क्या आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे उस क्लास के। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। ठीक है, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते से आपके सामने क्या आएगा कि अच्छा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय आएगा कि चैप्टर है, टॉपिक है, सब टॉपिक है, आपको जो पढ़ना है उस पर क्लिक करो, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अब क्या है, अपने जूनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट बीन्स के बारे में, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारा सब कुछ इसी तरह से मैग्नेट बीन्स पर वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।